Okay, good morning all. So let's continue our topic. हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया. कल जो हमारा टॉपिक रहा था डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. ओके, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है. कोई डाउट है यहाँ से? किसी तरीके का कोई डाउट? ओके, सो let's continue our chapter. A geographer, Griffith Taylor, introduced another concept which reflects a middle path. Okay, जिसे कि मध्यम मार्ग बोला जाता है between the two ideas of environmental determinism and possibilism. देखिए, अब एक जर्मन ज्योग्राफर्स आते हैं या ज्योग्राफर हैं ये जर्मन के. क्या नाम है इनका? ग्रिफिथ टेलर, है ना. यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका वन वर्ड का, ध्यान रखिएगा. वन वर्ड का क्वेश्चन आता है. ज्योग्राफर रहे थे ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता अपनाया, है ना. इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग टोटली नेचर पर डिपेंड रहे, है ना, या नेचर को हम लोग इस तरीके से पूरी तरीके से, आज जो पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर हमने क्या किया, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, अगर हम इसी तरीके से रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, सारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, है ना. तो जो जर्मन ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला. ठीक है, ही टर्म इट एज नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे क्या बोला जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर आए थे. तो ग्रिफिथ टेलर का नाम आता है, या इसे क्या कहा जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. ठीक है. Those of you who live in cities and those who have visited a city might have seen that traffic is regulated by lights. आप लोगों ने देखा होगा सिटीज में आप लोग सब रहते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट होती है नहीं होती है ना. By light on the cross road, red light means stop. रेड लाइट क्या कहती है, रुकने के लिए बोलती है, स्टॉप, है ना. एम्बर लाइट प्रोवाइड ए गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट्स, और एम्बर लाइट क्या बोलती है, हमें वेट करने के लिए. एंड टू गेट सेट एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. तो गो जो है वो हमें किससे पता चलता है, ग्रीन लाइट को देख के, हम लोग सिग्नल को देख के हम लोग वहां से क्रॉस करते हैं. तो कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने ये कहा कि इस तरीके की जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन है यहाँ पर, कि हमें क्या करना है, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म. एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, हम लोग डिपेंड हैं किस पे, नेचर पे, है ना. वो कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए. एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज चाहे जैसे यूज कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कंकर नेचर बाय ओबेइंग इट. इनका मतलब था कि नेचर को ओबे करते हुए, यानी कि लिमिट्स में रहते हुए हमें काम करना है. They have to respond to the red signal and can proceed in their pursuit of development when nature permits the modification. तो इनका ये मानना था कि हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है. ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रोक देना है ना. नेचर को बचाने के लिए डेवलपमेंट हमें नहीं करना है, ऐसा नहीं है. हमें डेवलपमेंट करने हैं लेकिन लिमिट्स में रहकर करने हैं. ठीक है, नेचर को देखते हुए करने हैं. इट्स मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स, यानी कि पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लेकिन हमें रिसोर्सेज को लिमिट्स में यूज करके करना है. विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स. ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को डैमेज करे बिना. ऐसा नहीं है कि हम हमारा सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते जा रहे हैं. इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं करना है. हमें डेवलपमेंट करना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं डेवलपमेंट रोक देना है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना. ठीक है, जैसे कि अगर आप क्या करेंगे, ट्रैफिक लाइट को तो क्रॉस कर जाओगे, अगर रेड में ही चले जाते हैं या किसी तरीके से, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, है ना. तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी. अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं देखेंगे तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो फ्री रन नहीं करना है. The free run which the development economics attempt to take has already resulted in the greenhouse effect. तो आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किए हैं, हमारी जो कंट्रीज हैं, जैसे इन्होंने जो
फ्री रन किया है उसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर रोड पर रेड लाइट पे आप जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट हुआ है बिना रिजल्ट को देखे हुए। तो क्या आया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया है, ओजोन लेयर डिप्लेशन आया है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आई है यहाँ पर, है ना, रिसीडिंग ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं? हमने एनवायरमेंट की लिमिट्स को देखते बिना देखे ही अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखा, डेवलपमेंट रखा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आज देखने को मिलती है। और जो रिसेंट आपका जो कोविड-19 है ये भी इसी का एक फैक्टर है। ठीक है, रीजन है। The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or not dichotomy। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये लेके आता है कि बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे बनाता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसका नाम है। ठीक है, तो ये कहते हैं ग्रिफिथ टेलर कि आप रिसोर्सेज का यूज करो, आप जब तक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है कि अब एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। एनवायरमेंट बहुत आप देखेंगे अपने आप में एक सिग्नल जरूर देता है ना, आप सिग्नल देता है। उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि हाँ अब जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, अब यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं अगर हमने इन रिसोर्सेज का यूज किया तो उसकी में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, कोई अल्टरनेट सोर्स निकालने हैं और उस प्रोसेस को वहां पर छोड़ देना है। नेचर अपने आप में बहुत जल्दी क्या कर लेता है, सारे रिसोर्सेज को फुलफिल कर लेता है वो अपने आप ही। तो कुछ टाइम बाद में उसको वापस ऑब्टेन करना चाहिए ताकि वो बैलेंस में आ सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म जिसका नाम है। अब आती है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो टाइम है, कॉरिडोर्स जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उसके अंदर ज्योग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। The process of adaptation, adjustment with the modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. Thus, if we imagine the beginning of human geography with the interaction of environment and human beings, it has its root deep in history. देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रोसेस किए हैं अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन के, एनवायरमेंट के साथ में जो इंटरेक्ट करके बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में किस तरीके से रहा है इनका, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उनकी हिस्ट्री नहीं जाननी है कि कैसे हुआ है, बस ये देखेंगे कि हुआ क्या है। Thus the concern of human geography have a long temporal continuum through the approaches to articulate them have changes over time। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत सारी अप्रोचेस आई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में, तो इसी को हम लोग देखेंगे। दिस डायनामिज्म इन approaches and thrust shows the vibrant nature of discipline. Earlier there was a little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited। तो आप देखेंगे कि सोसाइटीज का आपस में इंटरेक्शन बहुत कम होता था पहले के लोगों के पास फोन नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, बहुत ज्यादा व्हीकल्स हुआ करते थे, तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कम होता था और इंटरेक्शन कम होने की वजह से लोगों में जो नॉलेज होती थी वो भी कम होती थी, ज्यादा नहीं होती थी। ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर यूज्ड टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज ऑफ देयर विजिट। तो क्या होता था कि ट्रैवलर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने इंफॉर्मेशन जो है वहां के लोगों को प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिला करती थी, कोई कहीं पर जा रहा है, क्योंकि उस समय ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस अर्थ को स्टडी करना चाहते थे और उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। नेविगेशनल स्किल्स वर नॉट डेवलप, उस समय नेविगेशनल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं डेवलप हुई थी। एंड वॉयेजर्स वर फ्रॉट विद डेंजर्स, और वहां पर उस समय जो शिप्स वगैरह थे वो काफी उनको प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, डेंजर्स रहा करते थे। द लेट 15th सेंचुरी, है ना, 15th सेंचुरी के बाद में क्या होता है देखिए, विटनेस अटेम्प्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप एंड स्लोली द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप। अब क्या होने लगा कि यूरोप में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी आया था, है ना, तो यूरोपियंस जो थे 15th सेंचुरी के बाद में बहुत अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जाके एक्सप्लोर करते थे। वो ये जानना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, रिसोर्सेज का पता लगाना चाहते थे और डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर सारा जो है सर्च किया करते थे। तो उन्होंने जितने भी मिथ्स थे, मिस्ट्रीज थी लोगों के बारे में, जो कंट्रीज के बारे में,
वहां पर कंट्री कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है ना, इन सारी चीजों को उनको जानना, एक उनमें क्यूरियोसिटी थी इन सारी चीजों को जानने की। तो ये सारी चीजें जो है मिस्ट्रीज और मिथ जो थे कि वहां पर नहीं ऐसा रहा होगा या वहां पर ऐसा होता होगा, तो यह इन्होंने वहां पर जाकर पता लगाया, ठीक है, और सारे मिथ और मिस्ट्रीज को ओपन करना स्टार्ट किया। द कॉलोनियल पीरियड provided inputs of further exploration in order to assess the resources of the regions and to obtain inventorized information। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरेशंस किया गया रिसोर्सेस का, जो एक्सप्लोरेशंस किया गया रिसोर्सेस का, तो उससे हमें रीजंस का यानी कि अलग अलग रीजंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगी, ठीक है, इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन मिलने लगी, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके की रिसोर्सेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें उनको एरिया वाइज पता चलने लगा। द इंटेंशन हियर इज नॉट टू प्रेजेंट एन इन डेप्थ historical account but to make you aware of the process of steady development of human geography। तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं है कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स क्या क्या रहे हैं उनके डेप्थ में जाके हमें स्टडी करनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी का उसका क्या प्रोसीड रहा है, ठीक है। The summarized table 1.1 will introduce you to the broad stage and the thrust of human geography as a subfield of geography। अब यहाँ पर आप लोग एक टेबल देखेंगे जिसके अंदर की आपको बताया गया है सब फील्ड्स क्या क्या रही है ज्योग्राफी की। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या देखा गया, वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। These included aspects such as housing, health, education. Geographer have already introduced a paper as Geography of Social Well-being in Postgraduate Curriculum। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, डिफरेंट प्लेसेस पे गए, वहां पर डिफरेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई किया और ये देखा कि जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो पीपल्स हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले डिफरेंट फीचर्स को देखा, वहां पर फिर ये देखा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो किस तरीके से वहां के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। और इस ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में इस समय क्या देखा गया कि जो हाउसिंग है लोगों की वो कैसी है, हेल्थ जो है वो कैसी है, एजुकेशन जो है वो कैसा है। अगर ये अच्छा है तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है अच्छी रहेगी, और वरना जो है अगर सही नहीं है कंडीशन तो वहां पर बैकवर्डनेस मानी जाएगी, ठीक है। Radical school of thought employed Marxian theory to explain the basic cause of poverty, deprivations and social inequality। अब यहाँ पर देखो रेडिकल स्कूल्स के जो थॉट्स थे, है ना, रेडिकल स्कूल्स के जो थॉट्स थे उनका मानना ये था कि मैक्सियन थ्योरी को ये जो है अगेंस्ट थे। मैक्सियन थ्योरी क्या कहती है, कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा देती है इंपॉर्टेंस, है ना। तो यहाँ पर इनका मानना था कि कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसी की वजह से, सारी चीजें प्राइवेट होने की वजह से ही यहाँ पर कैसी प्रॉब्लम्स आती है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम आती है, डिप्रीवेशन, सोशल इनइक्वालिटी, ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है लोगों में आती है। सारी चीजें क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा गया, बिहेवियर स्कूल, है ना। बिहेवियरल जो स्कूल है ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लाइफ एक्सपीरियंस and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion etc। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि बिहेवियर यानी कि बिहेवियर की स्टडी करी, एक पर्सन के बिहेवियर को देखा गया कि उसका एक्सपीरियंस क्या है ना। पहले वो क्या कर रहा था और उसके बाद में उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, और फिर वो आदमी पर्सन जो है वो क्या वर्क करता है। तो इसके अंदर उन सारी चीजों की स्टडी की गई ह्यूमन ज्योग्राफी में। उसके बाद आता है फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फील्ड्स एंड सबफील्ड्स को देखेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी एज यू हैव सीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे अक्वर ओवर। Thus, human geography assumes a highly interdisciplinary nature. It develops close interferes with other sister discipline in social sciences in order to understand and explain human elements on the surface of the earth। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सब फील्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या क्या अप्रोचेस आई वो देख लेते हैं। तो पीरियड देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या अप्रोच आती है उनकी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, है ना, उसमें क्या देखा गया, अप्रोच आती है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या देखा गया, इंफीरियर एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफर्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्या किया गया, जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया, नोट डाउन किया गया इस टाइम पीरियड में। उसके बाद टाइम पीरियड आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड को क्या अप्रोच थी, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस में क्या किया गया कि एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रीजंस वर अंडरटेकन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो रीजंस थे उनके डिटेल डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो नोट डाउन किए गए, है ना। द आइडिया वाज दैट ऑल द रीजंस वाज पार्ट ऑफ ए होल। उनका मानना था कि जो पूरा एरिया है, पूरा रीजंस है वो एक ही जैसा है, द अर्थ। सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड एन अंडरस्टैंडिंग होल द अर्थ। अगर आप लोगों ने एक एरिया को समझ लिया तो पूरी अर्थ को समझ लिया। ठीक है, तो ये रीजनल एनालिसिस जो है वो किया गया यहाँ पर लेटर कॉलोनियल पीरियड में। उसके बाद 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, जिसमें एक अप्रोच आती है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन की जो अप्रोच है उसमें क्या दिया गया कि जो एरिया था, यहाँ पर क्या किया, पूरा एक एरिया है उसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की सॉइल कैसी है, वेजिटेशन कैसा है, किस तरीके के एरियाज हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया, एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर एरिया को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर यहाँ पर इस एरिया की स्टडी करी गई, इस एरिया की स्टडी करी गई, इस एरिया की स्टडी करी गई और इस एरिया की स्टडी करी गई। अब इसमें क्या किया गया कि जो एरिया की स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर जो यूनिकनेस थी, है ना, सपोज करो यहाँ प्लेन है, यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, तो किसी भी यूनिकनेस चीज को स्टडी जो है वो एरिया वाइज की गई और इससे क्या हो गया, पूरा जो एरिया है वो कवर अप हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब फिर उसमें ये भी देखा गया कि ये प्लेस जो है वो दूसरे प्लेसेस से डिफरेंट है ना, तो वो क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजों की स्टडी एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर की गई। उसके बाद लेटर 1950s टू द लेटर 1960s यहाँ पर आता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अप्रोच निकल के आती है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच थी उसमें क्या हुआ, इसमें जो मॉडर्न जितने भी टूल्स होते हैं उनका यूज किया जाने लगा। ठीक है, मार्क बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स का यूज होने लगा, चार्ट्स का यूज होने लगा, मैप्स का यूज होने लगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इन सब चीजों का यूज होने लगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स का, है ना, सोफिस्टिकेटेड एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गया, लॉज, फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फिनोमेना। इन सारी चीजों का यूज करते हुए स्टडी की जाने लगी। और इसको एक और चीज कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के नाम से भी ये जाना जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, मैपेबल पैटर्न्स थे, ये सारी चीजें यहाँ पर की गई। उसके बाद आता है 1970s में इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल्स। यहाँ पर अप्रोच निकल के आती है इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक्स, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल। तो इसके अंदर discontentment of quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geography lead to the emergence of 3 new schools of thought of human geography in the 1970s. The human geography was more relevant to the social political reality by the emergence of these school of thought. Consult the box below the little bit more about these school of thought. अब यहाँ पर देखो ये जो schools हैं, यहाँ पर ये जो points मैंने अभी आपको बताया, ये वाले, ये सारे के सारे रेडिकल स्कूल हो गया, बिहेवियर स्कूल हो गया, वेलफेयर, है ना। ह्यूमनिस्टिक के अंदर क्या देखा गया, लोगों को वेलफेयर देखा गया कि उनके पास हाउसिंग अच्छे हैं या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, इन सारी चीजों की स्टडी की गई। उसके बाद रेडिकल स्कूल्स के अंदर क्या देखा गया कि जो ये इनका मानना था कि जो मार्क्सियन थ्योरी है ना, उसको कॉज बताया गया पॉवर्टी का, यानी कि जो कैपिटलाइज है, कैपिटलिज्म होने का एक रीजन हुआ कि सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन है आज के टाइम पर, इसी वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी होती है, पॉवर्टी है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और बिहेवियर स्कूल्स के अंदर क्या देखा गया कि जो लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस है उनकी स्टडी इसके अंदर की गई। उसके बाद 1990s की बात आती है जिसमें एक अप्रोच निकल कर आती है जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स थ्योरी टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जितनी भी थ्योरी थी, ग्रैंड जनरलाइजेशन है ना, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, तो ये जितनी भी थ्योरीज ही है ह्यूमन कंडीशंस में, इसके ऊपर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ओन राइट वाज एम्फेसाइज्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सारी थ्योरीज पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये जो चैप्टर है वो मेन अप्रोचेस जो है, यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल के आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन करिए, नोट डाउन द क्वेश्चन। स्टेट 6 different fields of human geography। ठीक है, यहाँ पे देखो डीप के अंदर कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको रीड करके चले जाइएगा कि कौन सी अप्रोच के अंदर क्या कहना चाह रहा है। बाकी जो अप्रोच है, टाइम और अप्रोच, ये चीज आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रॉड फीचर्स आपको इतने लर्न करने की जरूरत नहीं है डीपली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी अप्रोच आई थी, ये जरूरी है आपको। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पर फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दे रखी हैं। फील्ड्स क्या क्या होती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की? सोशल ज्योग्राफी होता है, ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सब फील्ड्स हैं ज्योग्राफी की, जो कि इसमें स्टडी की जाती है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल आपके जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो एक बार इसको लेंथी क्वेश्चंस जो है इसके भी एक बार देखने पड़ेंगे। अप्रोचेस वगैरह है, डेफिनेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? चलिए, ये चैप्टर